नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले, चैत्र नवरात्र और रामनवमी में प्रदेश भर में देवी मंदिरों और शक्तिपीठों पर होंगे दुर्गा सप्तशती अखंड रामायण के सामूहिक पाठ। महिलाओं और बालिकाओं की होगी विशेष सहभागिता। योगी सरकार ने सरसों, चना और मसूर की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ी दरों की घोषणा। किसानों को मिल सकेगा उनकी फसल का बेहतर दाम। अलीगढ़ में शादी समारोह में बने रसगुल्ला और गाजर का हलवा खाने से 36 लोग हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार। बीमार लोगों को निजी और सरकारी अस्पतालों में कराया गया भर्ती। चित्रकूट में बुढ़वा मंगल पर हनुमान जी के मंदिरों में भक्तों ने किया दर्शन पूजन। मथुरा में रंगारंग कार्यक्रमों के आयोजन से होली मिलन का छाया उल्लास। और आजमगढ़ की वैष्णवी बनी बैडमिंटन की राष्ट्रीय एम्पायर। कहा, खेलो इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से उसे मिला है अपना हुनर दिखाने का प्रोत्साहन। बात होती है योगी सरकार की चैत्र नवरात्रि और रामनवमी की तैयारियों पर। योगी सरकार चैत्र नवरात्र और रामनवमी पर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आयोजन करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर देवी मंदिरों, शक्तिपीठों और मठों तथा आश्रमों में दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी भक्ति गीत का गायन और रामायण के सामूहिक पाठ आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने बताया कि इस बारे में संस्कृति विभाग की ओर से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर समितियों का गठन करके उनके माध्यम से जगह जगह दुर्गा सप्तशती का सामूहिक पाठ, देवी भक्ति गीत का गायन और रामायण के सामूहिक पाठ आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों की प्रस्तुति करने वाले स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए संस्कृति विभाग की ओर से हर जिले को 1 लाख रुपए की धनराशि जिला पर्यटन और सांस्कृतिक परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य व्यवस्थाएं जिला प्रशासन को अपने स्तर पर सुनिश्चित करनी होंगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी भक्ति गीत का गायन और रामायण के सामूहिक पाठ के कार्यक्रमों में नवरात्र के दौरान महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता विशेष रूप से सुनिश्चित की जाएगी। मुकेश मेश्राम ने बताया कि शक्तिपीठों और मंदिरों में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए शक्तिपीठों और मंदिरों का विकास और वहां पर तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। नवरात्र में शक्ति के विविध रूपों की जो पूजा होती है, उसमें भी भारी संख्या में लोगों की आवाजाही लगी रहती है। इसलिए माँ विंध्यवासिनी देवी का पर्यटन विकास किया जा रहा है वहाँ पे कॉरिडोर्स, क्योंकि पर्यटकों की सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी है और साथ ही साथ पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम नव पीढ़ी को यह दर्शन प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि जीवन मूल्यों से वह सीखें। इसके लिए रामायण के अलग अलग पक्षों को हम समझाएंगे और इस सब कार्यक्रम को कैसे हम सुगम, सरल बनाएं। तो ये लोक कलाकार जो हमारे होते हैं संस्कृति विभाग के, उनके द्वारा ये सब प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये मुख्य रूप से प्रत्येक जनपद में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद जो गठित हैं उनके माध्यम से कराए जाएंगे और उसके लिए 1-1 लाख रुपया प्रत्येक जनपद को हमने आवंटित भी। मिर्जापुर के माता विंध्यवासिनी के धाम पहुंचे पर्यटन और संस्कृति विभाग मंत्री जयवीर सिंह ने माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में पर्यटन और संस्कृति परिषद का गठन किया गया है। सनातन संस्कृति, सनातन व्यवस्था, अपने मूल विरासत को संरक्षित रखने के लिए परिषद काम करेगा। इसी के तहत इस बार चैत्र नवरात्रि में दुर्गा पाठ और रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ हर जिले के विभिन्न मंदिरों पर आयोजित किया जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने माता विंध्यवासिनी का पूजन कर निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। बाद में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। दो अपराधी तो ऊपर चले गए। आपको ये भी संज्ञान होना चाहिए। तमाम अपराधियों के अवैध निर्माण भी ध्वस्त हो गए, ये भी संज्ञान। किसी भी ये जिले की पर्यटन परिषद जो तय करेगी, कहीं भी पैसे की कोताही नहीं होगी। सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा कि इस बार कल्चरल कार्यक्रम सेंट्रलाइज न हो,
इसलिए उन्होंने उसको डिसेंट्रलाइज करके हर एक जिले में पहुंचाया है। जिस मंदिर पे जहाँ जरूरत होगी, चाहे पर्यटन की दृष्टि से या सांस्कृतिक कार्यक्रम की दृष्टि से, ये समिति निर्णय लेगी, परिषद निर्णय लेगी, वहाँ कार्यक्रम के लिए व्यय प्रदेश सरकार। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए देश भर के श्रद्धालुओं को अब बेहतर सुविधाएं देने की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसी क्रम में अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर के वृहद निर्माण के साथ ही लखनऊ से अयोध्या के बीच सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू होने जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस बारे में तैयारियां तेज कर दी हैं और सितंबर 2023 से ये काम शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत लगभग 4000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है और लखनऊ से अयोध्या होते हुए गोरखपुर तक 6 लेन का हाईवे 2 वर्ष में 2025 तक तैयार कर दिया जाएगा। इसके बन जाने से अयोध्या जाने वाले पर्यटकों को जाम में नहीं फंसना पड़ेगा और उनकी यात्रा सुगम हो जाया करेगी। प्रदेश में सरसों और चना और मसूर की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ी दरों की घोषणा कर दी गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ में कल पत्रकारों को बताया कि सरसों का 5450 रुपए, चने 5335 रुपए, मसूर का 6000 रुपए प्रति क्विंटल दर का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि तीनों ही फसलों की बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सकेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि ज्वार, बाजरा और मक्का के हाइब्रिड बीजों पर 50% अनुदान भी किसानों को दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना से अब तक वंचित रहे किसानों को जोड़ने के लिए प्रदेश में एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जगह जगह शिविर लगाकर किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने दावा किया कि आलू किसानों के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों को परिणाम दिखने लगा है। ई-नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार पर आलू के भाव में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि आलू का औसत भाव 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर तक पहुंच गया है। दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों के उन्हें अच्छी कीमतें उपलब्ध कराई जा सकें, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों, चना और मसूर के खरीद का फैसला किया है। भारत सरकार से हम लोगों ने परमिशन लेकर के सरसों की खरीदारी 3,94,000 मेट्रिक टन हमको उन्होंने परमिशन दिया है कि 3,94,000 मेट्रिक टन तक हम सरसों की खरीद कर सकते हैं। चना की खरीद 2,12,000 मेट्रिक टन की अनुमति हमें दी है और मसूर की 1,49,000 मेट्रिक टन का अनुमति दिया है। सरसों की खरीद 5450 रुपए के रेट से शुरू की जाएगी। चना का एमएसपी 5,335 रुपए है और मसूर की एमएसपी 6,000 रुपए है। जनपद बाराबंकी में आलू किसानों का कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने को लेकर मिल रही शिकायतों को देखते हुए उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने कोल्ड स्टोरेज का औचक निरीक्षण किया। उद्यान विभाग के अधिकारियों और किसानों से आलू स्टोरेज में आ रही समस्याओं को जाना। निरीक्षण के दौरान जिले के सभी कोल्ड स्टोरेजों में किसानों का आलू हर हाल में रखे जाने को लेकर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने बेवजह किसानों की आलू से लड़ी ट्रैक्टर ट्राली कोल्ड स्टोरेज पर ना खड़ी करने को लेकर कोल्ड स्टोरेज मालिकों और जिला उद्यान अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी है। निर्धारित दर पर आलू भंडारित कराया जा रहा है। कोई असुविधा किसानों के साथ नहीं हो रही और ना ही किसी दशा में होने पाएगी। अगर एक जनपद में कोल्ड स्टोर की क्षमता अगर समाप्त हो जाती है तो हम पड़ोसी जनपदों में भी भंडारित कराने का प्रयास करेंगे और उसका बोझ किसानों पर ना पड़े, इसलिए 100 रुपए प्रति कुंतल हम किसानों को सहयोग राशि भी दे रहे हैं कि एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने पर जो व्यय होगा उस पर 100 रुपए प्रति कुंतल उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। और बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है।
पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। धर्मनगरी चित्रकूट में होली के बाद पड़ने वाले मंगलवार को बुढ़वा मंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंदाकिनी तट स्थित बूढ़े हनुमान जी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। दर्शन पूजन करके भक्तों ने आराध्य को भोग प्रसाद चढ़ाया। इस अवसर पर मंदिर की फूलों से भव्य सजावट की गई थी। भंडारे का आयोजन भी किया गया था। बूढ़े हनुमान मंदिर के अलावा रामघाट में तोतामुखी हनुमान जी, राजापुर में संकट मोचन, नांदी के हनुमान जी, पंपासुर, लैना बाबा सरकार, हनुमान धारा आदि जिले के सभी प्रमुख हनुमान मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ रही। मंदिर के पुजारी रामजी दास ने बताया कि बुढ़वा मंगल पर अखंड संकीर्तन के साथ ही संध्या काल में संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया जाता है और चारों पहर हनुमान जी की महाआरती की जाती है। मथुरा के महावन में 84 खम्मा मंदिर परिसर में होली मिलन की अद्भुत आभा दिखाई दी है। अबीर गुलाल से सतरंगी छटा बिखेरी हुई थी और हुरंगा में श्रद्धालु मस्ती से सराबोर होकर आनंद लेते दिखाई दिए। होली मिलन में हुरियारिन प्रेम से पगी छड़िया हुरियारों में बरसा रही थी और चारों ओर कृष्ण बलराम के जय घोषों से परिसर गूंज रहा था। 84 खम्मा मंदिर के परिसर में सवेरे ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, शहद, बूरा, यमुना जल, गंगा जल और फलों का रस मिलाकर पंचामृत तैयार किया गया। उसके बाद श्रद्धालुओं को बांटा गया। बाद में कृष्ण बलराम के स्वरूपों के साथ होली का डोला भी निकाला गया, जिसका ग्रामीणों द्वारा पुष्प वर्षा करके जगह जगह स्वागत किया गया। होली मिलन में होली के गीतों पर श्रद्धालु नृत्य करते हुए दिखाई दिए। आज यहाँ पे जो है न, यहाँ होली है, होली का त्योहार है। यहाँ पे होली में छड़ी मार होली मनाई जाती है। यहाँ सैकड़ों देशी विदेशी सब श्रद्धालु आते हैं और यहाँ होली का होगा। आप होली अंदर चल के आपको होली देखनी है आप। और आज के दिन होली का समापन होता है। दादाजी के गांव बरसाने से होली शुरू होती है और गोकुल नंद जी के गांव में कृष्ण के घर में होली समाप्त होती है। और आज के दिन हम लोग होली का औरंगा मनाते हैं हर साल। गांव के लोग सारे लोग का यहाँ लेडीज भोपका बन करके पुरुष लोग ग्वाला कृष्ण बन करके होली खेलती। प्रतिवर्ष की बात है का ये वर्षों से चल। अलीगढ़ में एक शादी के आयोजन में गाजर का हलवा खाकर लगभग 36 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अलीगढ़ शहर के थाना गांधी पार्क इलाके के डोरी नगर में रविवार की रात को शादी समारोह आयोजित किया गया था। फूड पॉइजनिंग के शिकार लोगों के परिजनों ने बताया कि शादी समारोह के अगले दिन गाजर का हलवा और रसगुल्ले बचे थे। बचे हुए गाजर का हलवा और रसगुल्ले को आस पड़ोस के लोगों में वितरित किया गया था। इसको खाकर सोमवार की रात एक एक करके लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें आसपास के निजी और सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीमार होने वालों में शादी का आयोजन करने वाले परिवार के सदस्यों, स्थानीय लोगों समेत बारातियों की तबीयत भी खराब हुई है। इनमें बच्चे, बच्चियां, युवक, युवतियां, बुजुर्ग लोग शामिल हैं। मामले को लेकर कैटर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। डोरी नगर में कल शाम एक विवाह समारोह का आयोजन था। उसके पश्चात आज सुबह कुछ बच्चों में खाद्य पदार्थ का वितरण होने के बाद उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, बुखार इस तरह की जानकारी मिली थी। तुरंत टीम भेज दी गई थी और लगभग 39 लोग चिन्हित किए गए थे जिनमें इस तरह के लक्षण थे। उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया था। कुछ लोगों को इंजेक्शन, सुई आदि दे के जो है डिस्चार्ज कर दिया गया। सभी लोग स्वस्थ हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण। तो लड़की की शादी में जो खाना पीना बना था, तो उसमें शादी में जो रसगुल्ले और जो गाजर का हलवा था वो बच गया था। तो वो बच गया, जो हलवा जो बचा था वो दूसरे दिन उन्होंने मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब वो मोहल्ले में जिन जिन को दिया था तो उनने जो उस गाजर के हलवे का जो सेवन किया है, तो सेवन से सभी चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, सबको फूड पॉइजनिंग हो गई। करीब बारातियों की तरफ से बताया गया अभी फिलहाल के 20 आदमी इसमें जो है चपेट में आए हैं और 8-10 लोग पड़ोसी हैं और मेरे रिश्तेदार हैं।
करीब जो है 10 लोग, और मेरे घर में स्वयं 2 मेरे बेटे हैं। मेरी पत्नी जो मीठा खाती नहीं, मैंने खाना खाया नहीं 2 दिन से। युवा कार्य और खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र सोनभद्र में युवा उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए करीब 200 छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित भाषण, पेंटिंग, कविता लेखन और फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भाग लिया। निर्णायकों द्वारा चयनित प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए क्षेत्रीय विधायक भूपेश चौबे ने कहा कि युवाओं के लिए आयोजित इस उत्सव का उद्देश्य उनके अंदर छिपी प्रतिभाओं को निखारने और आगे लाने का प्रयास है। जो देश के मान सम्मान और उसके मूल तत्व पे गर्व कर सके नौजवान, और हमारा जो आने वाले 100 साल आज़ादी का जो 100 साल होगा 2047 में, उस समय हमारा भारत भव्य भारत हो और दुनिया में हम अपने भारतीय तत्व जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है वो हम दुनिया में स्थापित कर सके। उसका माध्यम हमारा नौजवान ही है, उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। उसी के तहत एक कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित हो रहा है। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा रामनगर, चंदौली तथा चिरई गांव इत्यादि में भू माफियाओं द्वारा किए गए अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इसमें कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। मौजूदा वक्त पर की गई प्लॉटिंग की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जेसीबी से कराई गई। इस दौरान लोगों को बताया गया है कि बिना पड़ताल किए किसी भी तरह के प्लॉटिंग की जमीन को वो न खरीदें और विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत प्लॉटों को ही खरीदा जाए। ये भी बताया गया है कि अवैध भू माफियाओं द्वारा की जा रही प्लॉटों के भूखंडों को खरीदने पर खरीदार भी कानूनी कार्रवाई के शिकार हो सकते हैं। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि से मिले ऋण से स्ट्रीट वेंडर्स पैसा कमाकर भविष्य संवारने का ताना बाना बुन रहे हैं। नगर आयुक्त अमित आसेरी ने बताया है कि शहर में 28,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स 33 करोड़ का ऋण ले चुके हैं। पुराना ऋण चुकाकर नए आवेदन किए जा रहे हैं। इस योजना में 10,000 से 50,000 तक का ऋण लेने का प्रावधान है। 141 स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे हैं जिन्होंने 50-50 हजार रुपए का ऋण लिया है। इसी उत्साह ने पीएम स्वनिधि की रैंकिंग से अलीगढ़ को प्रदेश में पहले और देश में दूसरे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। 10 लाख की आबादी वाले शहर की रैंकिंग से नगर निगम डूडा ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान भी उत्साहित हैं। वहीं लाभार्थियों का कहना है कि हम छोटे रेहड़ी पटरी वालों के लिए सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। इससे काम कर अपने घर का हम खर्च चला रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद चांद है। मैंने नगर निगम से 50,000 रुपये का लोन लिया था। माशाल्लाह मेरा काम जो है अच्छा चल रहा है उस लोन के जरिए, इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद कहता हूँ। मैं स्वयं निधि योजना का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैंने नगर निगम से 20,000 रुपये का बैंक से लोन लिया है, जो कि मैं उसे समय से चुकता कर रहा हूँ। मेरा रोजगार सही चल रहा है। जी, मेरा नाम चंद्रपाल है और मैंने नगर निगम से 10,000 रुपये की लोन ली थी, जिससे मैंने अपनी छोटी सी दुकान डाली और ये मेरा कारोबार सही चल रहा है। और सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नगर निगम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ में नगर निगम द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लगभग 28,000 लोगों को 33 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है, जिसमें से सकारात्मक बात ये है कि पहली बार जो है लोन की अदायगी में उपरांत जो बढ़ा हुआ लोन है, जो 20,000 की संख्या है, वो लगभग 4,097 लोगों को मिला है। और दूसरी बार जो लोन लेने के बाद अदा करने के बाद जो अमाउंट है वो 50,000 है, उसमें 141 लोगों को दिया गया है। और इसमें हर वर्ग और महिला और पुरुष सबको सम्मिलित करते हुए लगभग 28,000 लोगों को ये लोन दिया गया है। आजमगढ़ की निवासी वैष्णवी अवनी ने जयपुर में संपन्न नेशनल अंपायर ग्रेड 2 की परीक्षा उत्तीर्ण कर आजमगढ़ और प्रदेश का मान बढ़ाया है। इस परीक्षा में देश से 55 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें सिर्फ 27 प्रतिभागी सफल घोषित हुए। उनमें से वैष्णवी अवनी ने भारतीय बैडमिंटन संघ का राष्ट्रीय अंपायर बनने का गौरव प्राप्त किया है। ये जानकारी भारतीय बैडमिंटन संघ के टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी के चेयरमैन एस मुरलीधरन, टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी के संयुक्त सचिव अजेंद्र राय ने दी है। वहीं नेशनल एम्पायर चुने जाने पर अवनी ने बताया है कि खेलो इंडिया सरकार की ऐसी मुहिम है जिसमें अब गांव और स्कूल लेवल से ही हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है।
और सरकार की मुहिम जो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खेलो इंडिया है, मैं चाहूँगी कि और लड़कियां आगे आएँ और पूरी पूर्वांचल की, आजमगढ़ की लड़कियां आगे आएँ, स्टेप आउट करें और अपने आप को ग्रूम अप करें। जाने की अभी स्पोर्ट्स, लोग पहले बोलते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे कामयाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे बेकार, आप ऐसे बोलते थे लोग। पर आज आप अगर खेल कूद में हो तो आप बहुत अच्छा फ्यूचर अपना पॉइंट बनाने जा रहे हो। आजमगढ़ की बेटी वैष्णवी अवनी ने अभी जयपुर में संपन्न नेशनल अंपायर्स ग्रेड 2 की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर न सिर्फ आजमगढ़ के पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है, तो हम सब बहुत रोमांचित हैं इस पल को लेके। और संदेश जो समाज में गया है, अगर बहुत सी बच्चियां इस फील्ड में आगे आएंगी, बच्चे आगे आएंगे, तो हम उनको सपोर्ट करके नेशनल इंटरनेशनल लेवल ले जाने के लिए IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत आज से दिल्ली में शुरू होने जा रही है। ऐसे में इस प्रतियोगिता को लेकर प्रतिभागियों में कितना उत्साह है, साथ ही साथ कौन से चेहरे हैं जिनसे देश को पदक की उम्मीद रहेगी, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मुक्केबाजी में देश के मुक्केबाजों ने विश्व स्तर पर हरदम अपनी सफलता का परचम लहराया है। बात चाहे ओलंपिक की हो या फिर विश्व चैंपियनशिप की या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की, देश के मुक्केबाज अपने मुक्कों की तपिश से विरोधी को झुलसाने में हरदम आगे रहे हैं। और अब इसी आग को उफान देने के लिए भारतीय महिला मुक्केबाज IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ इस साल दिल्ली में तीसरी बार IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इस टूर्नामेंट में 74 देशों के 350 से ज्यादा मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 12 भारतीय शामिल हैं। इस आयोजन में कुल 20 करोड़ रुपए का प्राइस पूल होगा, जिसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले मुक्केबाज को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। Big things that we've tried to do is to have more and more championships, international championships in India, and this is the third one. India is the first nation to host 3 world championships. This is the premier event, 74 nations, 350 participants, the largest number of nations ever in a world championship, and the largest number of participants ever in a world championship. So something for all of us to be proud of and happy. भारत की बड़ी उम्मीदों की बात करें तो इसमें पहला नाम निखत जरीन का आता है। साल 2011 में बॉक्सिंग में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी निखत को सीनियर स्तर पर वर्ल्ड चैंपियन बनने में 11 साल का वक्त लगा। इस मुकाम पर वो देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आई। तुर्की में थाईलैंड की बॉक्सर को 5-0 से हराकर वो विश्व चैंपियन बनी। ऐसे में निखत से एक बार फिर से उसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद रहेगी। I'm looking forward to represent my country in this world championship and defend my title, but in the different weight category, in the new weight category, that is 50 category, which is an Olympic weight category. So I'm really excited and I hope कि मैं इस बार भी गोल्ड जीत के अपने देश का नाम ऐसे ही रोशन करूं जिस तरह से मैंने लास्ट ईयर किया था इस्तांबुल में। वहीं इस कड़ी में दूसरा नाम लवलीना बोरगोहेन का है, जो कि इस बार भी दम दिखाने को तैयार हैं। हालांकि लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक के बाद से कोई बहुत बड़ा धमाल नहीं मचाया है, फिर भी ये वो नाम है जिससे हर भारतीय को विश्व स्तर की इस प्रतियोगिता में पदक की आस तो रहती ही है। हमारा जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे पूरे कोचेस बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमें हर चीज़ का फैसिलिटी मिल रहा है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है, BFI बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो आशा करते हैं कि हम लोग अच्छा करेंगे। हम लोग सभी का ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम कोशिश करेंगे हमारे पूरे वेट कैटेगरी में मेडल लाने की। निखत जरीन और लवलीना के अलावा नीतू भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता नीतू घंगास 48 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। दिल्ली में 2018 विश्व चैंपियनशिप में प्रभावशाली प्रदर्शन दिखाने वाली मनीषा मौन भी देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। मनीषा ने 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। इनके अलावा कई और बॉक्सर हैं जो अपने स्तर पर अपने नाम को एक नई चमक देने के लिए तैयार दिखेंगे। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि भारत अपनी मेजबानी में एक बार फिर से इस विश्व चैंपियनशिप में छा जाने को तैयार रहेगा। मंगलवार को संसद में बजट सत्र के दूसरे दिन भी दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी के विदेश में भाषण पर सत्ता पक्ष और सरकार पर विपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सदन बाधित रहा। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने दोनों सदनों को चलाने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन हंगामे के चलते कामकाज बाधित रहा। बजट सत्र के दूसरे दिन भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों बाधित रहीं, जिसके चलते कामकाज प्रभावित हुआ।
लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राहुल गांधी माफी मांगे के नारे के विरोध में विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने अपील की कि प्रश्नकाल के बाद पर्याप्त समय दिया जाएगा, आप नोटिस दीजिए, हर विषय पर बहस के लिए मौका मिलेगा। प्रश्नकाल के बाद माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। 181 माननीय सदस्यों को महत्वपूर्ण विषय पर उठाने की अनुमति होती है। सदन चले, मेरी ऐसी मंशा है, चर्चा हो, डिबेट हो, आप अपनी अपनी बात रखें। वहीं राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेश में भारत की संसद के अपमान किए जाने को लेकर उनसे माफी की मांग की और समस्त संसद के द्वारा उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की भी बात कही। पार्लियामेंट से हम सभी के स्वाभिमान के साथ जुड़ा है। जिस प्रकार से विदेशी धरती में जाके भारत का अपमान किया गया, भारत के सब संस्थानों का अपमान किया गया और विशेषकर पार्लियामेंट का अपमान किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी पर देश के अपमान करने का आरोप लगाया। एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। राहुल गांधी द्वारा माफी मांगे जाने के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने साफ किया कि माफी का सवाल ही नहीं है। क्यों माफी मांगेंगे? राहुल जी क्या किया गुना की माफी मांगना है? माफी तीन लोगों को मांगना चाहिए, कोई परवाह नहीं हमें, जो मर्जी कर ले। बजट सत्र के दूसरे दिन भी गतिरोध रुक नहीं पाया है, लेकिन बजट सत्र के कामकाज के लिहाज से देखें तो अभी तमाम मंत्रालयों के कामकाज पर घंटों चर्चा होनी है। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान के बाद से घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल भाजपा के सांसदों ने संसद परिसर में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया तो भाजपा ने राहुल गांधी की संसदीय गंभीरता पर भी सवाल खड़े किए, उनसे माफी मांगने की मांग की है। इस बीच आरएसएस ने भी राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनसे भारतीय लोकतंत्र पर प्रहार न करने से बचने की सलाह दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भारतीय लोकतंत्र विरोधी बयान के बाद संसद के दोनों सदनों में हंगामा मचा ही है। सदन के बाहर भी जोरदार सियासत जारी है। तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर है राहुल गांधी। बीजेपी के अनेक सांसदों ने संसद भवन परिसर में राहुल गांधी के बयान को लेकर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। चैत्र नवरात्र और रामनवमी में प्रदेश भर में देवी मंदिरों और शक्तिपीठों पर होंगे दुर्गा सप्तशती अखंड रामायण के सामूहिक पाठ। महिलाओं और बालिकाओं की होगी विशेष सहभागिता। योगी सरकार ने सरसों, चना और मसूर की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ी दरों की घोषणा। किसानों को मिल सकेगा उनकी फसल का बेहतर दाम। अलीगढ़ में शादी समारोह में बने रसगुल्ला और गाजर का हलवा खाने से 36 लोग हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार। बीमार लोगों को निजी और सरकारी अस्पतालों में कराया गया भर्ती। चित्रकूट में बुढ़वा मंगल पर हनुमान जी के मंदिरों में भक्तों ने किया दर्शन पूजन। मथुरा में रंगारंग कार्यक्रमों के आयोजन से होली मिलन का छाया उल्लास। और आजमगढ़ की वैष्णवी बनी बैडमिंटन की राष्ट्रीय एम्पायर। कहा खेलो इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से उसे मिला है अपना हुनर दिखाने का प्रोत्साहन। तो 10 बजे के समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।